प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है बोल्शेविक क्रांति। दुनिया के इतिहास में बहुत सी क्रांतियाँ हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, आंदोलन हुए हैं जो आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ेंगी और पढ़ रही हैं। जैसे पुनर्जागरण दुनिया के इतिहास में महत्वपूर्ण है, धर्म सुधार आंदोलन महत्वपूर्ण है, औद्योगिक क्रांति महत्वपूर्ण है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, इसी प्रकार भारत का स्वतंत्रता संग्राम, इसी प्रकार दुनिया की एक बड़ी घटना 1917 में रूस की क्रांति के रूप में, जिसको बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। बोल्शेविक की क्रांति 1917 में हुई। उससे पहले 1905 में भी एक रूस में क्रांति हुई थी। हमारा जो सिलेबस में है वो 1917 की क्रांति है। 1905 की क्रांति है वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकी थी, और यदि वो क्रांतिकारी के नेताओं ने मिलकर कार्य किया होता, आपसी फूट नहीं होती, तो 1917 की क्रांति शायद नहीं होती। जार की निरंकुशता, जार जो कि रूस का शासक कहलाता है, राजा जार कहलाता था, उसकी निरंकुशता 1905 में ही समाप्त हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो ये जो 1917 की जो क्रांति है, इसके कारण ऐसा नहीं है कि 1917 में उत्पन्न हो गए थे। पिछले एक शताब्दी से इसके कारण संग्रहित होते जा रहे थे। 1917 से हम पहले के रूस की बात करते हैं तो वहाँ की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक, धार्मिक अत्यंत शोचनीय बातें थी। जो राजा थे वहाँ के, जिनको जार कहा जाता था, जैसे जार अलेक्जेंडर थर्ड था, निकोलस सेकंड था, ये बड़े दमनकारी, जिन्होंने बड़ा प्रतिक्रियावादी शासक थे। ये शासन व्यवस्था कोलैप्स जिसको हम कह सकते हैं। समाज में घोर असमानता थी। कुलीन, जमींदार, उच्च वर्ग के पदाधिकारियों के द्वारा किसानों और मजदूरों का शोषण होता था। 1905 में लाखों लोगों ने राजतंत्र के दमनकारी शासन के विरुद्ध प्रबल असंतोष प्रकट किया, परंतु जार निकोलस द्वितीय ने क्रांतिकारियों को क्रूरतापूर्वक कुचल दिया और रूस का असंतोष जो है वो एक बार के लिए दब गया, लेकिन वो समाप्त नहीं हुआ था, और वो 1917 में पुनः अब एक नए संस्करण में वहाँ उत्पन्न हुआ। क्रांति के यदि हम कारणों की बात करें तो पहला जो कारण है वो है सामाजिक विषमता। इसमें समाज में जो उस समय रूस की हम बात करें तो दो वर्ग थे। एक वर्ग ऐसा जिसको सभी अधिकार प्राप्त थे, जिसमें जार था, सामंत थे, धर्माधिकारी थे, बड़े जो दरबारी लोग, मंत्री जो थे, सामंत थे, वो लोग थे। दूसरा था अधिकार विहीन वर्ग, जिसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे, जिसमें किसान और मजदूर ये थे। जो पहला वर्ग था वो बड़े ठाठ बाट से अपना जीवन व्यतीत करता था। देश के अधिकांश संसाधनों पर उनका अधिकार था, जमीन पर, संपत्ति पर। सामंत और कुलीनों की तरह जो धर्माधिकारी थे, जो पादरी वर्ग था, वो भी भ्रष्ट था। और दूसरी तरफ जो अधिकारहीन, जिनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं, इस वर्ग के करोड़ों किसान मजदूरों की दशा शोचनीय थी। ये लोग पीड़ित थे, शोषित थे,
अर्धनग्न और भूखे रह करके जीवन व्यतीत करना पड़ता था। दरिद्रता निरंतर बढ़ती जा रही थी। दूसरा कारण है जार की निरंकुशता। मैंने पहले कहा रूस में जो राजा हैं उनको जार कहा जाता था, राजतंत्र प्रणाली थी। रूस के जार स्वेच्छाचारी शासक एवं दैवीय अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास करते थे। मैंने दैवीय अधिकारों के बारे में विद्यार्थियों आपको बताया हुआ है कि जब राजा प्रजा के सामने ये घोषित करता है कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ और मैं राजा इसलिए हूँ क्योंकि ईश्वर की इच्छा है और ईश्वर मेरे माध्यम से शासन चलाएगा यहाँ का, और मैं जो कर रहा हूँ वो ईश्वरी आदेश है। तो ये जो एक अवधारणा है, दुनिया भर के अंदर ये अवधारणा थी विद्यार्थियों, भारत में भी थी। वो दैवीय अधिकार अपना बताते थे जार। रूस का जार जो अलेक्जेंडर थर्ड, जिसका टाइमिंग है 1881 से 1894, बहुत ही स्वेच्छाचारी, प्रतिक्रियावादी, क्रूर, निरंकुश शासक था। उसके समय में क्रांतिकारियों और उदारवादियों को कठोरतापूर्वक कुचल दिया गया था। निकोलस द्वितीय भी अपने पिता अलेक्जेंडर थर्ड की भांति क्रूर, निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। उसने गद्दी पर बैठते ही, सिंहासन पर बैठते ही घोषित किया कि वह स्वेच्छाचारी शासन को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प है। निकोलस सेकंड के शासनकाल में निरंकुशवाद, प्रतिक्रियावाद चरम सीमा पर पहुंच गया था। शासन की नीतियों का विरोध करने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता था या साइबेरिया के जो ठंडे प्रदेश है उत्तर की तरफ, उधर निर्वासित कर दिया जाता था। जार के जो गृह मंत्री प्लेहे, वो भी बड़ा प्रतिक्रियावादी था, क्योंकि जैसा राजा वैसा मंत्री, और आतंक का साम्राज्य स्थापित किया हुआ था रूस के अंदर। जार का जो प्रधानमंत्री था स्टालिपिन, वो भी इसी प्रकार का व्यक्ति था। उसने क्रांतिकारियों को दंडित करने के लिए विशेष सैनिक न्यायालय स्थापित किए। इन न्यायालयों द्वारा 8 महीनों में 1800 व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया गया। ये जो सब कुछ रूस में चल रहा था जार के द्वारा और जार की नाक के नीचे, इससे रूस की जनता में तीव्र असंतोष व्याप्त था। अगला है मजदूरों में जागृति। रूस के 25 लाख मजदूरों की दशा भी किसानों के समान दयनीय थी। रूस के जो जार अलेक्जेंडर थर्ड का जो शासन टाइम है, औद्योगिकरण हुआ तेजी से। इस औद्योगिकरण के फलस्वरूप रूस के मजदूरों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। देखिए, औद्योगिकरण के लिए ठीक है मशीनों की आवश्यकता थी, लेकिन मशीनों को चलाने के लिए लोगों की आवश्यकता थी। औद्योगिकरण से उद्योग लगाने वाले को बेशुमार दौलत मिली, लेकिन जिसकी वजह से वो उद्योग चल रहे थे विद्यार्थियों, वो अनेक समस्याओं से ग्रस्त हो गया। कारखानों के मालिकों ने मजदूरों की असहाय स्थिति का लाभ उठाया और उनका अत्यधिक शोषण किया। मजदूरों को गंदी बस्तियों की तंग कोठरियों या झोपड़ियों में रहना पड़ता था। एक कोठरी के अंदर अनेक मजदूर रहते थे, 10 बाई 10 के कमरे, जिसमें 10-10 लोग रहते थे। कमरे कहना गलत हो गया विद्यार्थियों, कोठरियाँ जिनको कह सकते हैं, झोपड़ियाँ जिनको कहेंगे। उनके आवास, मनोरंजन, चिकित्सा, ये सब बातें बहुत दूर की थी।
उन्हें यूनियन बनाने का अधिकार नहीं था, उन्हें अपनी बात उठाने का अधिकार नहीं था। अतः मजदूरों का असंतोष दिन प्रतिदिन, महीने प्रति महीने, साल प्रति साल, वर्ष प्रति वर्ष निरंतर बढ़ता जा रहा था। क्रांतिकारी समाजवादी दल ने मजदूरों के असंतोष से लाभ उठाकर उनके मध्य समाजवादी सिद्धांतों का प्रचार किया और उन्हें जारशाही के विरुद्ध उनको खड़ा करने का उनको मनोबल दिया। मजदूर वर्ग क्रांतिकारियों के विचारों से प्रभावित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को तैयार हो गया। सन 1902, 1903 से ही मजदूरों की स्ट्राइक, हड़ताल जो है वो प्रारंभ हो गई थी। 1905 की क्रांति का सूत्रपात भी मजदूरों ने ही किया था। वो असफल रही, वो एक अलग विषय है। बात हम कर रहे हैं मजदूरों की जागृति की। 1911 के पश्चात मजदूरों के आंदोलन का स्वरूप राजनीतिक हो गया था। अब मजदूर पूंजीवादी व्यवस्था एवं जारशाही निरंकुशता को समाप्त करके सर्वहारा वर्ग का शासन करने के लिए कटिबद्ध थे। विद्यार्थियों, मजदूर प्रारंभ में शुरू के अंदर जो मजदूर, जब वहाँ पर इंडस्ट्री प्रारंभ हो गई, कारखाने लग गए, तो उनकी बड़ी समस्याएं, जो उनकी मांगें थीं, स्वयं तक सीमित थीं कि भाई हमारे वर्किंग आवर्स तय कर दिए जाएं, छुट्टी दी जाए, फर्स्ट एड दिया जाए, मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाए, इस प्रकार की उनके रहने की जो है वो व्यवस्था ठीक हो जाए, इस प्रकार की उनकी मांगें थीं। लेकिन तब उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और फिर मजदूरों ने, आप देखते हैं कि अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, संगठन बना लिया। 1902-03 से उन्होंने हड़तालें प्रारंभ कर दी। अब मजदूर शासन व्यवस्था में परिवर्तन चाहता है। यदि 1902 से पहले मजदूरों की बात सुन ली जाती और मजदूरों को चिकित्सा और मजदूरों के अवकाश, मजदूरों के रहने की व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाती, साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाती, तो नौबत यहाँ तक नहीं आती। क्योंकि आप जानते हैं कि 1905 की जो रूस की क्रांति हुई वो भी मजदूरों ने प्रारंभ की थी और अब 1917 तक मजदूर कह रहे हैं कि जारशाही की निरंकुशता समाप्त हो, पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त हो। अगला बिंदु है विद्यार्थियों, गैर रूसियों का विरोध। देखिए, रूस एक बड़ा देश, आप जानते हैं, मैप आपके पास में है, मैंने सबको मैप दिए हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आप मैप को देखते रहा करें और उम्मीद है देख रहे होंगे। वो वहाँ पर बहुत सारी रशियन जो रेज हैं, रूसी जाति हैं, उसके अलावा गैर रूसी जातियाँ भी निवास करती हैं। लेकिन जो राजा हुए, यहाँ के जो जार थे, अलेक्जेंडर थर्ड और उसका बेटा निकोलस सेकंड, इन्होंने गैर रूसी जातियों का रूसीकरण अपनाने की नीति अपनाई। ठीक है ना, कि उनको कहा कि भाई आप लोग अपना जाति और वो बदलने में आप जो है अपने आप को रशियन कहना प्रारंभ कर दें। तो इस प्रकार उन्होंने वहाँ जो यहूदी रह रहे थे, आर्मेनियन जो रह रहे थे, उन पर अमानवीय अत्याचार किए। तो वो लोग भी जार के खिलाफ थे, जार की शासन नीति के खिलाफ थे। अगला बिंदु है सार्वजनिक असंतोष। जारशाही की जो दमनात्मक नीति थी, दमन करने वाली नीति से रूस के सभी वर्गों में तीव्र आक्रोश था। बुद्धिजीवियों ने उदारवादी नीति अपनाए जाने पर बल दिया। उन्होंने मांग रखी कि न्याय केवल न्यायाधीशों के द्वारा ही किया जाए। न्यायाधीश जो हैं वो कानून और जो संहिता है उसको सब उसके जानकार होने, योग्य होने चाहिए, अर्थात योग्य व्यक्तियों को बनाया जाए। किसी भी
व्यक्ति को दंडित करने से पहले उस व्यक्ति का पक्ष सुना जाए, साक्ष्यों का जांच किया जाए, उसके बाद में न्याय दिया जाए। प्रजा को स्थानीय मामलों के प्रशासन में अधिकार मिलने चाहिए, जिसको विद्यार्थियों हम कहते हैं विकेंद्रीकरण। संपूर्ण देश की एक संसद बनाई जाए जिसे कानून बनाने तथा सरकार पर नियंत्रण रखने का अधिकार हो, जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा है, राज्यसभा है। इसके अतिरिक्त एक राष्ट्रीय संविधान बनाने की मांग की गई, परंतु जार निकोलस द्वितीय ने इन मांगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और ये जब इनकार कर दिया तो चूंकि वहाँ के जो तमाम लोग हैं, चाहे किसान हैं, चाहे मजदूर हैं, मध्यम वर्ग जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग आता है, और जो भी जागरूक वहाँ की जो जनता थी, वो सब लोग इस बात को चाहते थे कि वहाँ एक संवैधानिक प्रणाली वहाँ पे, जिसमें कहीं कहीं जिम्मेदारी तय हो, इस प्रकार का किया जाए। और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी जो बातें थीं, जैसे 1905 में जॉर्जिया, पोलैंड एवं बाल्टिक प्रांतों में रूसीकरण की नीति के विरुद्ध भयानक विद्रोह हुए। फिनलैंड की जनता ने रूसीकरण की नीति का विरोध किया। तो वहाँ एक ऐसा माहौल चल रहा था और शासकों के जो प्रत्येक कार्य हैं उनका विरोध वहाँ पर हो रहा था। तो प्रत्येक वर्ग, एक जिसको सार्वजनिक यानी प्रत्येक वर्ग के अंदर असंतोष था। यदि हम अगले बिंदु के रूप में रूस जापान युद्ध की बात करें तो क्रीमिया के युद्ध में जब रूस पराजित हो गया था तो रूस का जापान, उसके बाद में जापान के साथ में युद्ध हुआ। जापान, विद्यार्थियों, आप मैप पे देखिए, एशिया का एक बहुत छोटा सा देश है, और आप मैप पर रूस को भी देख रहे हैं, कितना बड़ा देश है। यूँ लगता है कि एक तरफ तो हाथी खड़ा है और एक तरफ कोई चूहे से भी छोटी कोई रचना है। लेकिन 1904-05 के युद्ध में जापानियों ने रशियंस को, यानी कि रूस को, जल और थल दोनों स्थानों पर बुरी तरह पराजित करके अंतर्राष्ट्रीय जगत में रूस की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। इससे रूस के अंदर एक बड़ा अवसाद की स्थिति पैदा हुई, एक डिप्रेशन, लोगों का मोरल डाउन और लोगों में असंतोष। और इस पराजय के लिए लोग, जो उस समय शासक था जार निकोलस सेकंड, उसकी निंदा की जाने लगी, उसकी नीतियों की निंदा की जाने लगी, आलोचना की जाने लगी। बात करते हैं 1905 की क्रांति, जो कि यद्यपि असफल हो गई थी, लेकिन वो भी इसमें एक कारण। 1917 की क्रांति में, 1905 की जब क्रांति हुई तो जार निकोलस वहाँ का शासक था। 22 जनवरी 1905 को 2 लाख मजदूरों ने फादर गेपन, नाम है नेता का, लीडर का, फादर गेपन के नेतृत्व में जार निकोलस के राजमहल के सामने प्रदर्शन किया और सुधारों की मांग की, परंतु जार के सैनिकों ने क्रांतिकारियों पर गोलियों की वर्षा प्रारंभ कर दी, जिससे अनेक व्यक्ति हताहत हुए। फादर गेपन भी घायल हो गया। 22 जनवरी को, वो रविवार था उस समय, जार की बर्बरता की प्रतीक बन गई वहां पर 22 जनवरी। इसे खूनी रविवार कहा जाने लगा। निहत्थे मजदूरों पर इस प्रकार ये जो उनका कत्लेआम हुआ, इससे जार का जो स्वेच्छाचारी शासन था उससे जनता को नफरत हो गई, जो थोड़ी बहुत आस्था थी वो भी समाप्त हो गई। जार की इस रक्तपात पूर्ण कार्रवाई से रूसियों में उग्र प्रतिक्रिया हुई और अनेक स्थानों पर दंगे प्रारंभ हो गए, अनेक स्थानों पर हड़तालें हुई, सामंतों पर हमले किए गए और
उनके महल जला दिए गए। जार जो था उसका चाचा, जिसका नाम था ग्रांड ड्यूक, वो भी बड़ा अत्याचारी व्यक्ति था, उसकी भी हत्या कर दी गई। इस पर भयभीत होकर जार निकोलस द्वितीय ने घोषणा की कि 1906 से पहले एक राज्यसभा बुलाई जाएगी, जिसको वहाँ पे ड्यूमा कहा गया। इसमें रूस भर की जनता के प्रतिनिधि होंगे। परंतु जनता इस घोषणा से संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि ड्यूमा है वो तो केवल एक काउंसलिंग यानी कि सलाहकार सभा थी, अंकुश नहीं लगा सकती थी, सलाह दे सकती थी, कोई विधानसभा नहीं थी, ये सलाहकार सभा थी। अतः क्रांतिकारी दलों ने अपना आंदोलन जारी रखा और हड़ताल के हथियार का प्रयोग किया। रेलवे डिपार्टमेंट है उसमें हड़ताल हो गई और यह हड़ताल पूरे रूस में फैल गई। कारखानों में भी हड़तालें हो गई। बड़े नगरों में गैस और बिजली की कंपनियों ने काम करना बंद कर दिया। इन परिस्थितियों में जार ने अक्टूबर 1905 में एक और घोषणा की, जिसमें उसने लोगों को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और संगठन की स्वतंत्रता देने का आश्वासन दिया। इस घोषणा के बाद भी क्रांतिकारियों ने आंदोलन जारी रखा। दूसरी ओर रूसी सरकार ने भी दमनकारी नीति अपनाई। हजारों व्यक्तियों को जेल में डाल दिया गया या फिर साइबेरिया भेज दिया या हत्या कर दी। और ये जो रूस जारशाही की जो नीति चल रही थी रूस में, इसका भी बड़ा तीव्र लोगों के अंदर इस बात की एक उनको पीड़ा थी, एक उनके में क्षोभ था, एक उनके अंदर क्रोध था उनके अंदर। और वो जो क्रोध जमा होता गया और 1917 में एक लावा के रूप में हमारे सामने आता है। किसानों की शोचनीय स्थिति हमारा अगला बिंदु। देखिए 1917, ठीक है, क्योंकि 1917 में ही रूस की क्रांति हम पढ़ रहे हैं। से पहले रूस एक पिछड़ा हुआ कृषि प्रधान देश था। यहाँ की आबादी में किसान जो थे लगभग 15 करोड़ थे। 15 करोड़ किसान और 1,30,000 जमींदार थे। परंतु किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। 1861 तक रूस के किसानों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। वे बंधुआ खेतीहर मजदूर थे। जिस भूमि के साथ उनका संबंध था उसकी बिक्री के साथ उनकी भी बिक्री हो जाती थी। यानी कोई ज़मीन बेच रहा है ना, जैसे आपने घर बेचा तो घर में ट्यूबलाइट लगी हुई है, घर में नल लगा हुआ है, घर के अंदर और कोई चीज़ें लगी हुई हैं, फिटिंग कूलर है, एसी है, वो भी घर के साथ बिक जाए। ऐसे कोई ज़मीन खरीदता था जमींदार, एक जमींदार दूसरे, तो वो उस पर जो किसान काम करते थे उनकी भी बिक्री हो जाती थी। इससे किसानों में बड़ा असंतोष था। यद्यपि 1861 में जो जार था, जिसका नाम है अलेक्जेंडर द्वितीय, उन्होंने बंधुआ जो और खेतीहर मजदूर ये प्रथा थी, इसका अंत कर दिया। परंतु हकीकत में जो बंधुआ मजदूर हैं और खेतीहर मजदूर हैं, उनकी दशा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। किसानों को जो ज़मीनें मिली उसके बदले में इतना अधिक मुआवजा चुकाना पड़ा और उस पर इतना अधिक ब्याज देना पड़ा कि उनकी ज़मीन उनके पास रह न सकी। परिणाम स्वरूप किसानों की स्थिति इतनी बुरी हो गई कि अब वे बंधुआ मजदूरों के बदले स्वतंत्र खेतीहर मजदूर बन गए। इसके अतिरिक्त बहुत से किसान शहरों में जाकर कारखानों में काम करने लगे और अब स्थिति खराब हो रही थी। भूखमरी, गरीबी, बीमारी ये बहुत ज़्यादा हो गई। और ऐसी स्थिति में भी जो वहाँ की उस समय जो शासक हैं, उन्होंने ज़मींदारों को माफ़ करना, किसानों को बचाने का कोई कार्य नहीं किया, उनको प्रोत्साहित नहीं किया, उनको सहायता नहीं की। इसके अतिरिक्त ज़मींदार हैं
सरकारी अफसर हैं, ग्राम पंचायत हैं, इनके अत्याचार भी किसानों की दयनीय स्थिति के कारण थे। परिणाम स्वरूप किसानों में तीव्र असंतोष व्याप्त था और इन किसानों को आर्थिक और सामाजिक जो असमानता थी उसके खिलाफ बार बार विद्रोह करना पड़ा। अगला बिंदु निहिलिस्ट। स्क्रीन पर देखिए, उच्चारण थोड़ा सा इसका, क्योंकि रशियन टर्म्स हैं। निहिलिस्ट आंदोलन 1870 के पश्चात कुछ क्रांतिकारियों ने अराजकता के द्वारा रूस की जारशाही का यानी कि राजतंत्र का अंत करने का प्रयास किया। ऐसे लोग निहिलिस्ट कहलाए। जैसे हमारे देश में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, शुरू में जो उनके नेताओं की जो पॉलिसी थी वो अंग्रेज़ों को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते थे, स्मरण पत्र प्रस्तुत करते थे, एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में उनसे मिल के आके अपनी बातें रखते थे, लेकिन उनका नतीजा कुछ नहीं था। तब कांग्रेस के अंदर ही ये बात उठी कि हमें सड़क पे आना होगा, हड़ताल करनी होगी, आंदोलन करना होगा और हिंसा का प्रयोग करना होगा। तो जो ऐसे लोग थे जो अंग्रेज़ों को भयभीत करना चाहते थे, उनको हमारे इतिहासकारों ने उनके लिए उग्रवादी शब्द का इस्तेमाल किया। उग्र विचारधारा। हालांकि ये शब्द एक नेगेटिविटी है, इसके अंदर ये नेगेटिव शब्द है, लेकिन हमारे इतिहास में ये शब्द चल रहा है। जिन्होंने भी इतिहास लिखा उन्होंने उनके लिए उग्रवादी शब्द का प्रयोग किया। अब भगत सिंह को आप उग्रवादी कहना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन इतिहासकारों ने इस विचारधारा को उग्रवाद के रूप में लिखा। तो रूस में वो निहिलिस्ट कहलाते थे और रूस में प्रचलित जो उस समय व्यवस्था थी उसको बदल देना चाहते थे। निहिलिस्ट राजतंत्र के विरोधी थे और प्रजातंत्र के निश्चित विकास में गहरा विश्वास रखते थे। समाज को नए सिरे से निर्मित करना चाहते थे। प्राचीन रूढ़ियों तथा भ्रष्ट जारशाही को नष्ट करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। निहिलिस्ट आंदोलन के परिणाम स्वरूप रूस के जार अलेक्जेंडर सेकंड की हत्या कर दी गई थी। यद्यपि रूसी सरकार ने निहिलिस्ट लोगों का क्रांतिपूर्वक दमन कर दिया, परंतु उनकी जो विचारधारा थी, अराजकतावादी विचारधारा, उसका दमन नहीं किया जा सका। नेक्स्ट है लेखकों का योगदान। यह आप लोगों ने सुना हुआ है विद्यार्थियों कि लेखनी तलवार से भी अधिक शक्तिशाली होती है। अक्षरश सही बात है और ये देश और दुनिया में हर जगह लागू होती है। रूसी क्रांति में भी लेखकों तथा दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान था, जैसे फ्रांस की क्रांति में था। इन लेखकों में टॉलस्टॉय, विद्यार्थियों ये महात्मा गांधी के गुरु थे, महात्मा गांधी इनको अपना गुरु मानते थे। टॉलस्टॉय के अतिरिक्त तुर्गनेव, इसके अतिरिक्त दोस्तोयेव्स्की, बाकुनिन, इनके नाम उल्लेखनीय हैं। इनकी रचनाओं से रूस की जो शिक्षित जनता है वो बड़ी प्रभावित हुई। कार्ल मार्क्स, बड़ा फेमस नाम है विद्यार्थियों, के समाजवादी विचार ने मजदूरों को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया। बाकुनिन ने अराजकतावादी विचारधारा का प्रतिपादन किया। इस प्रकार लेखकों और दार्शनिकों ने रूसी जनता में क्रांति के बीज बो दिए। इसके बाद में है भ्रष्ट शासन पद्धति। निकोलस जो सेकंड था, उसकी अयोग्यता, दुर्बलता के कारण शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार व्याप्त था। शासन में अयोग्य और भ्रष्ट अधिकारियों व सामंतों का बोलबाला था
उससे जनता के हितों की उपेक्षा हो रही थी। जार व जारीना मतलब मिसेस जार पर रासपुटिन नामक एक अंधविश्वासी साधु का अत्यधिक प्रभाव था। शासन के प्रत्येक कार्य में रासपुटिन का हस्तक्षेप होने लगा और राज्य के प्रमुख पदों पर अयोग्य, चरित्रहीन और भ्रष्ट व्यक्ति नियुक्त किए जाने लगे। शासन नीति का विरोध करने वालों को निर्ममता पूर्वक कुचल दिया जाता था। ऐसे भ्रष्ट और दमनकारी शासन के कारण रूस की जनता में तीव्र आक्रोश था और आक्रोश इतना था कि 1916 में रासपुटिन जो नाम का वो बाबा था, पाखंडी बाबा, उसकी हत्या कर दी गई। और अब उसके बाद जनता का टारगेट था जार के सिंहासन को पलटना। अगला है समाजवाद का विकास। 1883 में रूस में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ने लगा। कुछ समय पश्चात समाजवादी दो दलों में विभाजित हो गए। एक पहला क्रांतिकारी समाजवादी, दूसरा सोशल डेमोक्रेटिक दल, सामाजिक प्रजातांत्रिक दल। क्रांतिकारी समाज दल, जिसका नेतृत्व मध्यम वर्ग बुद्धिजीवियों के हाथ में था, वो किसानों को संगठित करके देश में क्रांति लाना चाहते थे। इसी दल ने आतंकवादी कार्यक्रम अपनाते हुए गृह मंत्री की हत्या की थी और कई लोगों की हत्या की थी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, वो रूस में सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित करना चाहता था। जारशाही ने इन विचारों को रोकने का भरसक प्रयास किया, नेताओं को बंदी बनाया, परंतु जन सामान्य में जो असंतोष फैल गया था, खासकर मजदूर और किसान, उसको नहीं रोक पाए और वो उनका जो आक्रोश है वो बढ़ता गया। और अंत में विद्यार्थियों, प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 में समाप्त हुआ। अगस्त 1914 में रूस ने प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश किया। 1914 में प्रारंभ हुआ था विद्यार्थियों, रूस ने प्रवेश किया। युद्ध के प्रारंभिक काल में रूसी सेनाओं को कुछ सफलता मिली, परंतु कुछ ही समय बाद जर्मनी के विरुद्ध रूस की सेनाएं पराजित होने लगी। सेना के उच्च अधिकारियों की अयोग्यता, भ्रष्ट व्यवस्था, भ्रष्ट शासन व्यवस्था, युद्ध सामग्री, यातायात के साधनों का अभाव, इन सब के कारण रूसी सेनाएं निरंतर पराजित हो रही थी। विद्यार्थियों, सैनिकों के पास में अपने जूते तक नहीं थे और जब ये पराजय हो रही थी तो रूसी नागरिकों और सैनिकों का मनोबल गिर गया और असंतोष तो पहले से था ही, वो और ज़्यादा बढ़ गया। इधर देश की आर्थिक स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही थी। मैंने बताया जूते तक नहीं थे, यूनिफॉर्म तक नहीं था, हथियार तक नहीं थे उनके पास में, खाद्य पदार्थ है वो दवाइयाँ हैं उनका अभाव था। 1916-17 के जो शीतकाल है में सारे देश में घोर असंतोष व्याप्त हो गया। एक और सेनाओं की निरंतर हार के अपमान से रूस की जनता क्षुब्ध थी, तो दूसरी ओर अनाज, ईंधन, कपड़े आदि की कमी होने लगी। देश में अकाल की स्थिति पैदा हो गई। इस अवस्था के लिए जनता शासन की अव्यवस्था और कुप्रबंध को ही उत्तरदायी समझती थी। असंतोष बढ़ता गया, हड़तालें होने लगी, दंगे होने लगे और इस प्रकार से रूस की जो है वो क्रांति 1917 में प्रारंभ हो गई। अब शेष हम विद्यार्थियों अगले व्याख्यान में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।